हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलिशन थ्योरी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो थ्योरी है वो कोलिशन पे बेस्ड है, बट किसका कोलिशन, उसका रिजल्ट क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी, ये सब कुछ हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है ना। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले तो जो उसके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या स्पीसीज हैं, जो भी, चाहे वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, कुछ भी है, उनका आपस में कोलाइड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे तब तक कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ये है हमारी कोलिजन थ्योरी। बट अब होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि बस दो एटम या मॉलिक्यूल जो भी स्पेसिस हैं वो आई और टकराई और हमारा रिएक्शन हो गया, नहीं। उसके बाद, कोलिजन के बाद कुछ कंडीशंस हैं रिएक्शन में जो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी कैसे रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास, वो रिएक्शन की एक्सटर्नल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि जो कोलिजन थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है। पहली बात तो ये कि ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पे, ठीक है, कि जो हमारी दो स्पेसीज हैं वो अगर टकरा रही हैं, वो कोलाइड कर रही हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। सेकेंडली ये डिपेंड करती हैं इफेक्टिव कोलिजन पे, कि जितने भी कोलिजन उसमें हो रहे हैं वो उनमें से कितने कोलिजन्स हैं जो फ्रूटफुल हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं है कि जो दो स्पीसीज हैं वो टकराई और रिजल्ट बन गया, जैसे मैंने पहले बोला, नहीं। अगर वो टकराती हैं, कुछ के प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ के प्रोडक्ट्स नहीं बनते। जिनके प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी टर्म आ गई कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंड टर्म आ गई हमारी इफेक्टिव कोलिजन। सबसे पहला हम करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे इसको डिनोट किया गया है Z के साथ। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जो दो स्पीसीज आपस में कोलाइड कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब हुआ कि यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं, सिंपली वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई। कि 1 सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, जो स्पीसीज कोलाइड कर रही हैं, जिन जो रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, वो कितनी स्पीसीज हैं जो 1 सेकेंड यूनिट वॉल्यूम में कोलाइड कर रही हैं, उनके कोलिजन हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेकेंड आ गया अब हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन। वेल, इफेक्टिव कोलिजन जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो दो स्पीसीज आपस में कोलाइड करें और रिजल्ट जो है हमारा प्रोडक्ट बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें से जो कोलिजन्स प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट नहीं देते, प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, उनको हम इनइफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कंडीशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, नॉर्मली एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर हमारे पास जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो गैशियस मॉलिक्यूल्स की जो है वो 10⁻25 से लेके 10⁻28 अराउंड के अराउंड आती है, ठीक है। अब इफेक्टिव कोलिजन की जैसे मैंने बात करी, अगर तो हम अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे कोलिजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सभी के सभी कोलिजन्स जो हैं वो इफेक्टिव कोलिजन्स हों, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीसीज कोलाइड करी और प्रोडक्ट बना दिया उसमें। तो ऐसे क्या होगा, जल्दी जल्दी हमारा काम होता गया और जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट है। रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि बहुत फास्ट रिएक्शन है और बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो हमारे
रिएक्शंस हैं वो बहुत स्लो हैं। रिजल्ट तो आता है, प्रोडक्ट तो बनता है, लेकिन वो बहुत स्लो है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कोलिजन्स इसमें हो रहे हैं वो सभी के सभी इफेक्टिव नहीं है। उनमें से कुछ एक कोलिजन्स हैं जो इनइफेक्टिव हैं, वो क्या करते हैं, वो वापस रिएक्टेंट बनाते रहते हैं, वो प्रोडक्ट बना ही नहीं पाते। ठीक है ना। अब किसी भी रिएक्शन को होने के लिए दो बैरियर्स हैं जिनको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। अब वो बैरियर्स क्या हैं, एक तो एनर्जी का बैरियर है, ठीक है। दूसरा जो है वो हमारे पास ओरिएंटेशन का बैरियर है। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि कोलिजन तो हो गए, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स भी बता दिए, उनकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये बैरियर को क्रॉस करना ज़रूरी है। अब ये बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है कि जो कोलाइडिंग स्पीसीज हैं, कोलाइड करने के बाद पहले तो उनकी एज ए रिएक्टेंट उनकी अपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। जब दो जन झगड़ा करते हैं तो क्या होता है, उनकी एनर्जी जो है वो बहुत गुस्सा आ जाता है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। इन द सेम वे ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो आपस में लड़ रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, उनकी क्या है, एनर्जी बढ़ेगी। बट कितनी बढ़ेगी? अब जो लिमिट्स यहाँ पे सेट हैं, अब हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी बैरियर डिफरेंट होगा, उसकी वैल्यू अलग होगी। बट एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि दो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज, मिनिमम दो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, वो आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो कोलिजन के बाद उनकी एनर्जी जो है वो कम से कम इतनी रेज होनी चाहिए कि जितना बैरियर इस रिएक्शन के लिए सेट है वो उसको क्रॉस कर पाए। ठीक है। अगर तो वो उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है तो इस बैरियर को क्रॉस कर देते हैं, तो ऑब्वियसली क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। सेकंड है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो स्पीसीज जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, हमें पता है कि इस मॉलिक्यूल ने या इस स्पीसीज ने इसके साथ इंटरेक्ट करना है कोलिशन के बाद, लेकिन क्या इसकी और इसकी ओरिएंटेशन सही है रिएक्ट करने के लिए? ठीक है। इसको हम बेटर वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एग्जाम्पल के साथ कर सकते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ली है NO2 की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है NO2 का, उसमें नाइट्रोजन जो है पिंक कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑक्सीजन जो है वो उसकी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हमारे पास इन दोनों मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से होगी कि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन एक दूसरे के टुवर्ड्स क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है। कोलिजन कहाँ पे हो रहा है इस टाइम पे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो रहा है। और उस केस में क्या होगा, ये इफेक्टिव कोलिजन होगा और इन दोनों के बीच में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और बनेगा N2O4। ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। इट मीन्स कि आप किया इसने ओरिएंटेशन बैरियर को क्रॉस किया, इसकी ओरिएंटेशन एकदम परफेक्ट है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास अगर NO2, एक NO2 मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा NO2 मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, वो डिफरेंट वे में इसको अप्रोच कर रहा है, तो जब ये अप्रोच करेंगे एक दूसरे के पास आएंगे, तो जब कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है ना। ओरिएंटेशन अप्रोप्रिएट होने की वजह से, इनअप्रोप्रिएट होने की वजह से नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन को प्रॉपर्ली अप्रोच नहीं कर पा रहा है, और उससे क्या होगा, कोलिजन होगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं कंबाइन कर पाएंगे और फाइनली सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है। इट मीन्स ये हमें डायग्राम क्या बता रहा है कि ये वाला जो कोलिजन है, फर्स्ट पिक्चर जो है हमारी इफेक्टिव कोलिजन है जिसमें कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। ऑन द अदर हैंड ये हमारा इनइफेक्टिव कोलिजन है जिसमें कि कोलिजन होने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुई, वापस से इसने रिएक्टेंट ही बना दिए।
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास ब्रोमोमीथेन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। ये है हमारा ब्रोमोमीथेन प्लस हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मिथेनॉल प्लस ब्रोमाइड आयन। ठीक है, प्रोडक्ट तो बनेगा, ये कब बनेगा? जब इसकी ओरिएंटेशन सही होगी। जब दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन सही होगी तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से? एक ये रिएक्टेंट है और एक ये रिएक्टेंट है, ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट है। दो कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल होती हैं जब ये दोनों की रिएक्शन होती है। तो कंडीशंस क्या है? CH3Br, चलो इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं। पहले एक्सपैंड कैसे करेंगे हम? CH3, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक, होगा क्या? दो पॉसिबिलिटीज है, मैंने पहले ही बोला, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे ये है कि जो OH है वो फ्रंट से अप्रोच करे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसको शो करते हैं इस तरह से। ये है हमारे पास ब्रोमो और OH जो है वो फ्रंट से आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ब्रोमो है, ब्रोमो ग्रुप जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा ब्रोमो के पास रहेंगे। शेयर्ड पेयर जो है वो ब्रोमो की तरफ रहेगा और इस तरह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा। तो होगा क्या कि जैसे ही ब्रोमो निकलने वाला होगा या निकल रहा होगा तो वहाँ पे हमारे पास OH है जो वो इधर से अप्रोच करेगा। उस टाइम पे क्या होगा? ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो आमने सामने होंगे और जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो कैसा कोलिजन होगा? रिपल्सिव कोलिजन है ये, ठीक है। एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, तो इस केस में हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये हमारा ग्रुप जो है वो बैक साइड से अप्रोच करता है तो उस केस में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है? इधर से, ठीक है। सेम वैसी ही कंडीशन है हमारे पास, स्लाइट नेगेटिव चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमो जैसे ही जाने लगेगा इलेक्ट्रॉन लेके और जो हाइड्रोक्साइड है वो वहाँ पे अटैक कर देगा। वहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई कोलिजन नहीं होगा, कोई रिपल्सिव कोलिजन नहीं है। वो बड़े आराम से ब्रोमो फ्रंट वाली साइड से निकल रहा है और हाइड्रोक्साइड जो है वो बैक साइड से उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो बड़े आराम से हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि इस केस में सेकेंड कंडीशन में हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो अप्रोप्रिएट थी। यहाँ पे रिजल्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज देयर वाज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इन सेकेंड सिनेरियो, इस केस में हमारे पास प्रॉपर ओरिएंटेशन थी, इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एज अ मिथेनॉल फॉर्मेशन हुई, CH3OH। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो चलिए आगे करते हैं फिर हम डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को अगर चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है, ठीक है। देखिए, वैसे ही अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, देखा है कि जैसे ही जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स भी हैं, बहुत सारी रिएक्शंस को इस तरह से लैब में स्टडी किया गया है और उससे हमें पता चला कि जो रिएक्शन का रेट है वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होता है। सो देयर इज़ अ जनरल रूल जिसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं और रेट कितना जो है वो अफेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जनरल रूल जो है वो ये है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स ऑलमोस्ट डबल। तो अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस देते हैं
तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है ऑलमोस्ट। इसको सिंपली अगर हम बात करें इसकी कि अगर हमारे पास T1 टेम्परेचर अगर हमारे पास सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जितना भी इसका रेट है वो, और अगर दूसरा टेम्परेचर है हमारे पास, इसको 35 डिग्री सेल्सियस करते हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया ऑलमोस्ट 10 डिग्री सेल्सियस का, है ना। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस की वजह से जो आपका रेट आएगा वो ऑलमोस्ट डबल होगा फर्स्ट रेट का, ठीक है। अब इसको हम कोलिजन थ्योरी के बिहाफ पे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ये देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक छोटी सी टर्म देख लेते हैं, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ये क्या है? ये एक्चुअली में एक रेशो है जो दो टेम्परेचर का हम डिफरेंस देख रहे हैं, T1 और T2 का, इसको हम बोलते हैं। मीन्स हम देख रहे हैं कि दोनों टेम्परेचर को चेंज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, उसी का हम लोग यहाँ पे रेशो ले रहे हैं। इट मीन्स इसका मतलब है T2 यानी कि जो आपका T1 प्लस 10 डिग्री राइज है, इसके ऊपर जो है वो रेट कितना है, यानी कि R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय T1। T1 टेम्परेचर के ऊपर रेट कितना है, यानी कि R1, ठीक है। सो सिंपली हम बोल सकते हैं रेट का रेशो या रेट कांस्टेंट का रेशो, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। चलिए आगे अभी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी पे, या हम बोल सकते हैं कोलिजन के बेसिस पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट है रेट के ऊपर, वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी तक जो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा वो ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए दो मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने बैरियर्स की कंडीशन स्टडी करी, ठीक है, और हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रहा है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर और इफेक्टिव कोलिजन्स के ऊपर। ये दो फैक्टर्स जो हैं, अगर हम देखें कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिव कोलिजन्स, सबसे पहले अगर लेते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो देखिए टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, पहले हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है सपोज 25 डिग्री ही है, तो उसके ऊपर जो भी रेट रिएक्शन का है दैट इज जस्ट ड्यू टू द कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कोलिजन्स की वजह से ही होता है, ठीक है ना। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जब कोलिजन होता है तो उसकी वजह से हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। तो देखिए अगर हम एक टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन नोट कर रहे हैं तो उनमें कोलिजन हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अगर सपोज हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो कोलिजन एक नॉर्मल स्पीड से हो रहे थे वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो कोलिजन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मींस कि यूनिट वॉल्यूम में एक सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। वही तो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। जब वो बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेजर देखा ना, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल्स टू मींस dx/dt जो है वो किसके इक्वल है, z इंटू एफ। ये है हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ये है हमारा इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड है तो अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जो है इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने देखा कि जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं तो थर्मल मोशन जो है वो इंक्रीज होती है, उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे पर सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। अब सेकंड आते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स पे। इफेक्टिव कोलिजन्स का भी हमने बहुत अच्छे से टॉपिक अभी डिस्कस किया है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है, एक ओरिएंटेशन बैरियर एंड एक एनर्जी बैरियर, उनको ये फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ओरिएंटेशन जो है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की प्रॉपर है, अप्रोप्रिएट है, जैसे उनको रिएक्ट करना है वैसे ही वो अप्रोच कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है, ठीक है ना। अब सेकेंड क्या है हमारी
एनर्जी बैरियर की। अब एनर्जी बैरियर जो है वो क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। उसको हमने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड एनर्जी, राइट? थ्रेशोल्ड। अब जिन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएगी तब वो उस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। पर जिनकी एनर्जी यहाँ तक नहीं पहुंची है वो क्या करेंगे? वो बैक रिएक्टेंट में ही कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है ना? अब इस केस में हम इसको प्लॉट बना के एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? अब वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है? और इस तरफ हम लोग लेते हैं एनर्जी, ठीक है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब सबसे पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है, देखो ये एनर्जी हम यहाँ पे इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ तो एनर्जी बहुत कम होगी, इस तरफ एनर्जी कम को शो कर रहा है, इस तरफ ज़्यादा एनर्जी को शो कर रहा है। तो हम इधर वो मॉलिक्यूल हैं जिनके पास ये वाले अमाउंट ऑफ एनर्जीज हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इसको मार्क करते हैं तो सबसे पहले जिसकी एनर्जी बहुत कम है वो मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम होंगे इस तरह से। फिर उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है? उसके बाद ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी जिनकी होगी वैसे मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम होंगे। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखो मेहनत सभी लोग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपस में कंपैरिजन करते हैं बच्चों का बाय मार्क्स तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर लेने वाले बच्चे भी थोड़े कम होते हैं और जिनके बहुत ज़्यादा कम बच्चे मार्क्स आ रहे होते हैं वो भी बच्चे बहुत कम होते हैं। तो जो इंटरमीडिएट बच्चे होते हैं, जिनकी स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मार्क्स जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा होते हैं ना ही बहुत कम होते हैं, तो वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ उसी को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी जो है वो एवरेज है, वो बहुत ज़्यादा है। लो एनर्जी वाले भी कम है और हाई एनर्जी वाले भी कम है। ये आपका सिंपल प्लॉट है। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम बोल देते हैं कि चाहे T1 है T2 है, अभी हमने टेम्परेचर का कोई कंपैरिजन इसमें नहीं देखा है, ठीक है? तो ये जो है ये सिंपल हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जीज के साथ, ठीक है? अब हम इसके ऊपर देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तब ये मॉलिक्यूल्स की जो अपनी एनर्जी है ये कैसे शिफ्ट हो जाती है, किधर शिफ्ट होती है, कैसे वेरी करती है ये, ठीक है? अभी हम इसकी कंडीशन लगाते हैं कि सपोज ये हमारा जो टेम्परेचर है ये T1 है, अब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं T2 पे चले जाते हैं, जो टेम्परेचर जो है वो इसका सपोज 10 डिग्री राइज ही है, बोल देते हैं कि 10 डिग्री बड़ा है, इससे टेम्परेचर ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा कि जिनकी एनर्जी ये थी अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मल मोशन बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ जाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, जैसे जैसे झगड़ा बढ़ता जाएगा उनको गुस्सा भी आएगा और एनर्जी जो है उनकी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना? तो ये जो है हमारा ग्राफ, वो मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे ऐसे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी इस तरह से, ठीक है? अब बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो कम होंगे, ठीक है ना? अब जिनकी एनर्जी पहले इतनी थी अब उनकी एनर्जी जो है वो इतनी हो गई है, ठीक है ना? अब ये हमारे पास जैसे अगर यूनिट वाइज ले लेते हैं, सपोज ये 1 है 2 है 3 है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट मेजर ऑफ एनर्जी, आई टेल यू। ये हमारे पास जस्ट हमने इसको कन्फिगर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कि इतने मॉलिक्यूल्स की पहले एनर्जी जो थी वो इतनी थी, अब इन्हीं मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बढ़ गई है और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो कम हो गए हैं। इतने फ्रैक्शंस जो थे, ये देखो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी एनर्जी इस पॉइंट पे आके कितनी हो गई है? 2 के बराबर हो गई, पहले 1 के बराबर थी, ठीक है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनकी एनर्जी जो है बढ़ रही है और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे शिफ्ट हो रहे हैं? वो आगे आगे शिफ्ट हो ही जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है? अब देखिए ये वाले जो मॉलिक्यूल्स थे जो पहले यहाँ पे थे, अगर हम यहाँ पे बात करें, पहले यहाँ पे थे ये वाले मॉलिक्यूल, इनकी एनर्जी पहले इतनी थी, ठीक है? अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, इतना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल का, ये इनकी एनर्जी देखिए 3 के पास पहुंच गई है, ठीक है? अब क्या होगा? अब क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होगा? एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब
अगर हम बोलते हैं कि जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, सपोज ये हमारा बैरियर है, एनर्जी बैरियर हमारा ये है, ठीक है। पहले देखो आप ये कितने, ये फ्रैक्शन था मॉलिक्यूल्स का जो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा था। अब देखो अब हमारे पास क्या चीज है कि ये जो बैरियर है सेकंड वाला, जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद ये जो है मॉलिक्यूल्स का ग्राफ इस तरह से शो हो रहा है, तो ये बैरियर तो यही रहा ना। तो अब ये मॉलिक्यूल, पहले सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स थे जो इस बैरियर को क्रॉस कर पाए थे, इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था। अब वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गया टेम्परेचर बढ़ने के बाद, ये देखो ग्राफ जो है वो आगे शिफ्ट हो गया, वो डबल हो गया एरिया ऑलमोस्ट, है कि नहीं। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज को शो कर सकते हैं कि ये जो T2 टेम्परेचर है दिस इज अप्रोक्सीमेटली T1 प्लस 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये वाली काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे एवरेज मॉलिक्यूल्स जो है वो सबसे ज्यादा एवरेज मॉलिक्यूल है, इनको हम मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को ना थोड़ा सा साफ साफ करके बनाते हैं। ये थी हमारी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस ग्राफ को हम बनाते हैं इस तरह से कि यहाँ पे हो गया एनर्जी और ये आ गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक ग्राफ आया हमारा एक टेम्परेचर T1 पे, वैसे जैसे हमारे पास नॉर्मल ग्राफ आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा T1 पे और ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ये हो गई थ्रेशोल्ड, ये जो E है सपोज हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर T2 पे। टेम्परेचर T2 क्या है, जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा T2 टेम्परेचर जो कि ऑलमोस्ट डबल है T1 से, ये था हमारे पास T1 टेम्परेचर और इसका जो शेडेड एरिया है ये वाला मीन्स जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया है वो डबल हो गए हैं। इट मीन्स कि अगर वो डबल हो गए हैं मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि डबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा ना, ठीक है ना। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं ना कि हम आर्हेनियस इक्वेशन ड्राइव करते हैं और वहां से एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हमने फाइंड करना हो तो मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज करके उसको फाइंड करने का वे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अभी आर्हेनियस इक्वेशन पे। वेल आर्हेनियस जो साइंटिस्ट था उसने एक हमारे पास क्वांटिटेटिव इक्वेशन प्रोवाइड की जिसमें कि हमारे पास रेट कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये रिलेशन दिया। इसमें देखिए इसने रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर का रिलेशन दिया था यहाँ पे, ठीक है। के रेट कांस्टेंट हो गया, अभी जैसे बताया ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, टी टेम्परेचर है, आर जो है हमारा वो गैस कांस्टेंट है, ठीक है। और ए जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये देखो एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल देते हैं हम, वैसे इसको कई बार आर्हेनियस फैक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ये सब चीजें हैं, ठीक है। कलेक्टिवली अगर हम बोलें इन सभी चीज़ों को हम आर्हेनियस पैरामीटर्स बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, आर्हेनियस पैरामीटर्स हैं। बाकी जो हमारा ये है ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ई ए।
अभी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइड पे। अगर लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a, सेकेंड फैक्टर हमारे पास हो गया, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस ये जो है वो पहले आ जाएगा, ये माइनस हो गया अभी, माइनस ई ए अपॉन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब देखिए जो नेचुरल लॉग ऑफ ई होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो यहाँ पे लगा देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बची, इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई इसमें। ठीक, देखिए ये जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का, टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है पूरा का पूरा वो इसमें से माइनस हो रहा है, ए में से माइनस हो रहा है, और जो ई ए है वो निगेटिव है। अगर हम ई ए को बढ़ाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ जाती है तो रेट कांस्टेंट कम हो जाएगा। सेकेंड हैंड पे क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है। अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं, सपोज अगर ये टेम्परेचर कम करते हैं तो डिनोमिनेटर में है ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो बढ़ जाएगी, बट बढ़ेगी कैसे, नेगेटिवली बढ़ेगी। मींस लार्ज अमाउंट ऑफ दिस थिंग विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, तो उससे क्या होगा, हमारी वैल्यू फिर से रेट कांस्टेंट की कम हो जाएगी। इट मीन्स कि हम वन सेंटेंस में क्या चीज बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड decreasing temperature will lead to decrease in rate constant। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं, as EA increases means activation energy increases and temperature decreases, टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है हमारा यानी कि K वो क्या हो रहा है, अगर इसको बढ़ा दिया हमने तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ दिस फैक्टर विल गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो हमारे पास वैल्यू जो है कम हो जाएगी, तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सब क्लियर है कि नहीं। अब अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ई ए को फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करेंगे और वहाँ से हमारे पास जो इंटरसेप्ट या स्लोप आएगा तो वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास इन सब चीज़ों की आ जाएगी, या लॉग ए, नेचुरल लॉग ए की, या एक्टिवेशन एनर्जी की, या टेम्परेचर, जो भी फैक्टर हमें उसमें से फाइंड करना होगा वो हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जैसे अगर यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो नेचुरल लॉग में दी हुई है, अगर हम इसको लॉग टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो हम 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी आगे। इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं, log टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो log टू द बेस 10 k इज इक्वल्स टू log टू द बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब इन दोनों को हमने चेंज किया तो हम लोग ये फैक्टर किसके साथ लगाएंगे, 2.303, और इसके साथ भी हमारे पास फैक्टर लग जाएगा यहाँ पे 2.303। ठीक है कि नहीं, आगे हम इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए इसको रीअरेंज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर करते हैं। अभी हम क्या करते हैं ना, दोबारा से वही वाली इक्वेशन लिखते हैं ताकि हम इसको इजीली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर कर सकें। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, 2.303 के log टू द बेस 10 k is equals to 2.303 log to the base 10 a minus e a upon r t। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, अगर हम पूरी टर्म को 2.303 से साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये log to the base 10 k is equals to log of a is minus e a upon 2.303 r t। ठीक है कि नहीं, अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ तो हमारे पास वो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए हम जो है अभी तक हमने जो कंपैरिजन किया वो टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन देख रहे थे, तो हमारे पास ये फैक्टर्स जो हैं इनको हम
रिप्लेस करते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि वाई एक्सिस पे हमारे पास log k है और जो c है वो इंटरसेप्ट हमारे पास log a है, और इसमें से एक चीज़ हमारे पास m है और एक है x जो है वो y की कंपैरिजन करेंगे हम, y का प्लॉट करेंगे x के साथ, तो मतलब y को हमने किसके साथ प्लॉट करना है, t के साथ प्लॉट करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो x है वो हो जाएगा 1/t, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब जो m है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, EA माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 r, जो चीज़ बच गई वो हमारे पास m है, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ है हमारे पास सब कैसा आएगा, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। y एक्सिस पे आ गया आपका log टू द बेस 10k और x एक्सिस पे आ गया हमारे पास 1 टेम्परेचर T, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब देखो इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो log टू द बेस 10a है और ये हमारी स्लोप नेगेटिव आ रही है, मीन्स ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। डिक्रीजिंग में कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो ऐसे हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं ग्राफ। और ये चीज़ है आपकी इंटरसेप्ट जो है log टू द बेस 10a, ठीक है। ये है स्लोप क्या है आपकी, माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 r, ठीक है कि नहीं। अगर हमने डायरेक्टली यहाँ से EA अपॉन EA एक्टिवेशन एनर्जी अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें स्लोप दी है किसी भी तरह से स्लोप अगर हमारे पास है तो स्लोप इज इक्वल्स टू हम कर देंगे माइनस ऑफ EA अपॉन 2.303 r। अब r जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये हमारे पास वैल्यू है, स्लोप अगर गिवन होगी तो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी। आई होप इट हेल्प्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 r, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास रेट कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर अलग है तो रेट अलग होंगे, तो रेट कांस्टेंट अलग होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आरएनएस इक्वेशन में उस डेटा को फिट करेंगे, तब भी हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो वहां से निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। चलिए ये है हमारे पास आरएनएस इक्वेशन इन लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम क्या करते हैं कि सपोज ये वाला जो डेटा है हमारे पास, अगर हमारे पास एक टेम्परेचर T1 है तो हम क्या करेंगे, इन सब के पास उसकी विद रिस्पेक्ट टू T1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास रेट कांस्टेंट K1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो हम एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो हम उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी वो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। अगर हम जैसे ये बोल रहे हैं कि ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है एक रिएक्शन की, सपोज ये हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास डाउनवर्ड प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है EA, चाहे वो टेम्परेचर T1 हो या T2 हो, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बैरियर की जो लिमिट है वो चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ये EA जो है वो सेम रहेगा। इसके विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास T2 पे हमारी जो है इक्वेशन क्या बनेगी, वो लिखेंगे हम log to the base 10 K2 is equals to log A minus EA upon 2.303 R T2। अब T2 के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास रेट कांस्टेंट K2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो log K1 माइनस log K2 इज इक्वल टू log ऑफ KA माइनस EA अपॉन 2.303 RT1, और दूसरी टर्म है माइनस log ऑफ A, और ये माइनस फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, ये हो गया, ठीक है। इसको एक्सपैंड करते हैं, अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो गया हमारे पास log K1 माइनस log, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, log ऑफ K1 माइनस K2 था तो अपॉन K2 हो गया, इज इक्वल्स टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस log ऑफ A, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस EA अपॉन 2.303 RT2, तो ये log A भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास EA अपॉन
2.303R जो है वो दोनों तरफ कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। log ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303R, अंदर क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया 1 अपॉन T1, क्योंकि माइनस बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से माइनस निकाला तो माइनस बचेगा 1 अपॉन T2। ठीक है, ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन गई है। अंदर हम एलसीएम लेके इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, लाइक इक्वेशन बन जाएगी फिर log ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303R, अंदर बच जाएगा आपके पास T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, अब इस तरह से हमने क्या कर दिया, कोलिजन थ्योरी के बेसिस पे आर्हेनियस इक्वेशन लगाई और हमने एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो दो अलग अलग टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन की फाइंड कर ली। आई होप आपको यहाँ तक का सारा लेक्चर समझ आया होगा। अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया कि टोटल हमने कोलिजन थ्योरी से स्टार्ट किया, उस वो थ्योरी किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंडेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो सारा हमने यहाँ तक देखा। और लास्ट में हमने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करी। अगर तो हमारे पास एक ही टेम्परेचर है तब भी हमारे पास फॉर्मूला है, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है तब भी हमने वहाँ पे फॉर्मूला अभी ड्राइव कर लिया। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।